हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। आज है 26 अप्रैल। सो द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबुलरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आज हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं द हिंदू वोकैबुलरी की तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर हो चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर एरर डिटेक्शन की वीडियोज़ देखनी है तो जो कि आपके लाइव सेशन में डेली कराती हूँ 5 बजे, तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। इसके अलावा आप 5 PM पर डेली लाइव सेशन में हमारे आ सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव क्विज सेशन होता है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपको फिलर्स की वीडियोज़ देखनी है, क्लोज टेस्ट की देखनी है एंड और भी जितनी भी एग्जाम में आती हैं उन सभी पर वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की भी हैं, तो उन सभी को आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। टारगेट कॉम्पिटिशन चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पर सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेक्शन वाइज आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो समझने में, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। सो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जटिल बोलते हैं, कठिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट इज टू एब्स्ट्रूज फॉर मोस्ट पीपल, यानी कि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, सो यानी कि एब्स्ट्रूज का मतलब ये होता है कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा कठिन है, यानी कि एनीथिंग विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रूज। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स, एनिग्मेटिक। क्या क्या होते हैं? ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स, एनिग्मेटिक। इनका मतलब भी होता है कोई चीज़ कठिन होना, जटिल होना, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड एब्स्ट्रूज क्या है? एडजेक्टिव होता है। सो एज एन एडजेक्टिव हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टू एब्स्ट्रूज लिखा है, तो हम किसके बारे में एब्स्ट्रूज की बात कर रहे हैं? फिजिक्स को एब्स्ट्रूज बोल रहे हैं कि फिजिक्स क्या है? एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या हुआ? नाउन, तो एब्स्ट्रूज क्या हुआ? एडजेक्टिव। कोई भी नाउन को डिफाइन करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एब्स्ट्रूज जो हमारा नाउन है फिजिक्स उसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमारा जो एब्स्ट्रूज है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेरिज्मा। चेरिज्मा का मतलब होता है प्रतिभा, जलवा। ठीक है, यानी कि अ मैजिकल सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी, यानी कि किसी पर्सन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होना जो कि एक तरह से मैजिकल हो, इतनी मैजिकल होना कि वो अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सके और इंस्पायर कर सके। ठीक है, सो अ मैजिकल सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड चेरिज्मा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिभा एंड जलवा। क्या बोलते हैं? प्रतिभा एंड जलवा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। द पॉलिटिशियन अर्न लॉट ऑफ फीमेल वोट्स बिकॉज ऑफ हर विनिंग स्माइल एंड चेरिस्मा, यानी कि जो पॉलिटिशियन है उसने बहुत सारे फीमेल वोट्स अर्न किए। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ हर हिज स्माइल और हर स्माइल एंड चेरिस्मा, यानी कि उसकी जो स्माइल थी, जो चेरिस्मा था, चेरिस्मा मतलब अ मैजिकल सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी, यानी कि उसकी जो स्माइल थी, जो चेरिस्मा था, उसकी वजह से उस पॉलिटिशियन ने बहुत सारे फीमेल वोट्स अर्न किए। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? चार्म, अट्रैक्टिवनेस एंड मैग्नेटिज्म। क्या क्या होते हैं? चार्म, अट्रैक्टिवनेस एंड मैग्नेटिज्म। इनका मतलब भी होता है किसी को अट्रैक्ट करना, यानी कि किसी के अंदर एक ऐसी पावर होना, एक मैजिकल एबिलिटी होना जिससे कि वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, फॉलो कर सके और इंस्पायर कर सके। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। चेरिस्मा क्या होता है? आपका नाउन होता है। सो एज अ नाउन हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे चेरिस्मा को यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया है। हर के बाद हेज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। देयर कौन सा वाला? THEIR वाला। ठीक है, हेज, हर, देयर, योर, माई, इन सभी के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्माइल है वो भी नाउन है, चेरिस्मा ये भी नाउन है। सो इस तरह से एज अ नाउन इसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आपको समझ में इसका मीनिंग भी आ गया होगा और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंसिलेटरी। कंसिलेटरी का मतलब होता है मेकिंग पीस, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल, यानी कि एक तरह का समझौता करना। मेकिंग पीस क्या? यानी शांति बनाना, यानी कि अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट यानी कि एक लड़ाई, एक झगड़ा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है,
उसको बोलते हैं क्या, यानी कि समझौता करना। सो उसको बोलते हैं कंसिलिएटरी। क्या बोलते हैं? कंसिलिएटरी। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। द फॉर्मरली वेरिंग कंट्रीज वर कंसिलिएटरी एट द ट्रीटी कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो फॉर्मरली वेरिंग कंट्रीज थी वो कैसी थी? कंसिलिएटरी थी ट्रीटी कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो ट्रीटी कॉन्फ्रेंस थी, जो ट्रीटी यानी कि एक ट्रीटी हो रही थी वहाँ पर, सो उस ट्रीटी कॉन्फ्रेंस में वो कैसी थी? कंसिलिएटरी थी, यानी कि समझौता उन्होंने किया था। ठीक है, इन दिस सेंस वी यूज्ड दिस वर्ड इन द सेंटेंस। नाउ एज यू कैन सी कंसिलिएटरी हमने कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया है। सो कंट्रीज़ क्या हुआ? नाउन, और नाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव। दैट इज़ वाई कंसिलिएटरी यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। सो आई होप दिस इज क्लियर। कंसिलिएटरी का मतलब होता है समझौता करना एक तरह से। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? मॉलिफाइंग एंड पैसिफाइंग। सो मॉलिफाइंग एंड पैसिफाइंग आर द सिनोनिम्स ऑफ कंसिलिएटरी। मॉलिफाइंग एंड पैसिफाइंग इनका भी मतलब होता है एक तरह से समझौता करना, यानी कि शांति बनाना। अगर लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? मॉलिफाइंग कर रहे हो, पैसिफाइंग कर रहे हो, कंसिलिएटरी बना रहे हो, यानी कि आप वहाँ पर समझौता कर रहे हो और समझौता करने के बाद शांति बना रहे हो। दैट इज कॉल्ड कंसिलिएटरी। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसे आप याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, यानी कि कोई पर्सन अगर एक्सट्रीमली डिप्रेस है, बहुत ही ज़्यादा हताश है, आशाहीन है, उसे बोलते हैं डेस्पोंडेंट। ओके, इजी वर्ड है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ द मैन वॉज डेस्पोंडेंट फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद जो मैन था वो कैसा हो गया? डेस्पोंडेंट हो गया, यानी कि डिप्रेस्ड हो गया। यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ द मैन वॉज डेस्पोंडेंट फॉर मैनी मंथ्स, बहुत सारे महीनों के लिए वो मैन कैसा हो गया? डेस्पोंडेंट हो गया। उसे कहते हैं एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, यानी कि हताश हो जाना, आशाहीन हो जाना। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। डिस्करेज, डिसकॉन्सोलेट एंड रेस्ट। डिस्करेज यानी कि किसी के अंदर करेज ना रहना, डिसकॉन्सोलेट यानी कि हताश हो जाना, आशाहीन हो जाना, और रेस्ट का मतलब भी होता है आशाहीन हो जाना। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। डेस्पोंडेंट बहुत ही ईजी वर्ड है, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है डिप्रेस, और डिप्रेस भी डी से स्टार्ट होता है, डेस्पोंडेंट भी डी से स्टार्ट होता है, तो इस डी की हेल्प से आप इसे याद कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड द मीनिंग इज हताश हो जाना, आशाहीन हो जाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज अ वर्ब। सो एज अ वर्ब हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द मैन वॉज डेस्पोंडेंट, तो डेस्पोंडेंट मैन जो है हो गया था, तो एज एडजेक्टिव की तरह भी इसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, एंड एज अ वर्ब भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकांडिसेंट। इनकांडिसेंट का मतलब जो है कि क्या होता है? जोशीला होना, चमकीला होना, ब्रिलियंट होना, गिविंग ऑफ हीट और लाइट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ब्रिलियंट है। कैसा है? ब्रिलियंट है, उसे कहते हैं क्या? जोशीला, चमकीला, यानी कि हिंदी में, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकैंडिसेंट। ठीक है, सो इनकैंडिसेंट का मतलब होता है गिविंग ऑफ हीट और लाइट, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के सेंस में भी हम ले सकते हैं जो कि हीट देता हो, लाइट देता हो, उसे भी हम इनकैंडिसेंट कह सकते हैं। जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब क्या देता है? लाइट देता है। इसी तरह से जो हीटर होता है वो क्या देता है? हीट देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पर्सन होता है, अगर कोई पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो उसे भी हम इनकैंडिसेंट कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि हीट दे, लाइट दे, उसे भी इनकैंडिसेंट कहते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन अगर ब्रिलियंट है, उसे भी इनकैंडिसेंट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो इनकैंडिसेंट है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। इंडीड शी सीम्स ऑलमोस्ट इनकैंडिसेंट विद आइडियाज़। इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में, शी सीम्स ऑलमोस्ट इनकैंडिसेंट विद आइडियाज़, वास्तव में वो अपने आइडियाज़ के साथ इनकैंडिसेंट लगती है, यानी कि जोशीली लगती है, ब्रिलियंट लगती है। ठीक है, so in this way we can use this word in this sentence. Now as you can see इनकैंडिसेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो एज एन एडजेक्टिव हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो इनकैंडिसेंट है वो किसके लिए यूज़ किया है गाइस? हमने यहाँ पर शी के लिए इसको यूज़ किया है। शी क्या है? प्रोनाउन है, और नाउन एंड प्रोनाउन के लिए जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए जब हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसलिए यहाँ पर हमने शी को डिफाइन करने के लिए इनकैंडिसेंट का यूज़ किया है, इसलिए इनकैंडिसेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरह से यहाँ पे इनकैंडिसेंट एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। अब देखिए सिनोनिम्स, ब्लेजिंग एंड आर्डेंट होते हैं इसके सिनोनिम्स। ब्लेजिंग का मतलब भी होता है जोशीला होना, चमकीला होना, एंड आर्डेंट का मतलब भी होता है जोशीला होना, चमकीला होना। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। एंड ये क्या होता है? इनकैंडिसेंट एडजेक्टिव होता है, ये भी आप याद रखिएगा, इसका मीनिंग आप याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? नॉट हार्मोनियस, नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि बातों का होना बेमूल होना, यानी किसी पर्सन का हार्मोनियस ना होना, कंसिस्टेंट ना होना। कैसा ना होना? हार्मोनियस ना होना, कंसिस्टेंट ना होना, यानी कि गाइस
जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल बोलूँ, जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हो मार्केट में, तो वहाँ पर जब आपको कोई ड्रेस अपनी मैचिंग की नहीं लग रही होती है, या फिर आप किसी क्लॉथ के मैचिंग का कोई क्लॉथ लेने जा रहे हो, तो वो आपका अगर मैचिंग का नहीं मिल रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कोई चीज़ मैचिंग की ना होना, यानी कि मिसमैच होना। ईजी है, समझ में आ गया। यानी कि कोई चीज़ जो कि मैचिंग की ना हो उसे बोलते हैं मिसमैच, और उसी को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है। सो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट हार्मोनियस। नॉट हार्मोनियस मतलब मेल मिलाप का ना होना, यानी कि मिसमैच होना, एंड नॉट कंसिस्टेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेतुका होना, बेमेल होना। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द आउटफिट इज इनकॉन्ग्रुअस बट फंक्शनल एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू बोजाना नोवाकोविक। यानी कि क्या हुआ था कि जो आउटफिट है वो इनकॉन्ग्रुअस है, यानी कि वो मिसमैच है, यानी कि वो फिट नहीं हो रही है, बट वो फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब उसे खोला जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है, उसमें उसको सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और यही उसके लिए मैटर करता है बोजाना नोवाकोविक के लिए। यानी कि फंक्शनल है, यही उसके लिए काफ़ी है बोजाना नोवाकोविक के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आउटफिट है वो कैसी है? इनकॉन्ग्रुअस है। अब आउटफिट क्या है गाइस? नाउन है, और नाउन के लिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह इनकॉन्ग्रुअस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकॉन्ग्रुअस किसको बोल रहे हैं? आउटफिट को बोल रहे हैं। सो इस तरीके से हमने इनकॉन्ग्रुअस का यूज़ किया है यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव। इस तरीके से आप भी इसे याद कर सकते हैं। इजी वर्ड है, और इसका मतलब आप याद रखिएगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है इनहार्मोनियस, यानी कि नॉट हार्मोनियस, नॉट कंसिस्टेंट यानी कि हार्मोनियस ना होना, मेल मिलाप का ना होना, एंड बेमेल होना यानी कि मिसमैच होना। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग एंड डिस्कॉर्डेंट। कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि मैचिंग का ना होना, डिस्कॉर्डेंट मतलब सेम मैचिंग का ना होना, यानी कि डिफरेंट होना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इनकॉन्ग्रुअस इजी वर्ड है, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? देखिए सीक्रेट, स्नीकी, कंसील्ड एंड यूजुअली अप टू नो गुड, यानी कि अवैध होना किसी चीज़ का, गैर कानूनी होना। कैसा होना? अवैध होना, गैर कानूनी। अब कोई चीज़ अवैध होगी, गैर कानूनी होगी, तो वो इंसान उसे सीक्रेटली करेगा, राइट। इसके अलावा स्नीकी बोलते हैं, कंसील्ड यानी कि छुपाना, एंड यूजुअली अप टू नॉट गुड, यानी कि यूजुअली कैसा होना? किसी चीज़ का अच्छा ना होना। दैट इज कॉल्ड क्लैंडेस्टाइन, और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं, गैर कानूनी बोलते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द चाइल्ड एट द स्टोलन कुकीज़ क्लैंडेस्टाइनली, यानी कि क्लैंडेस्टाइनली चाइल्ड ने क्या कर दिया? जो कुकीज़ हैं वो चुरा के खा लिए। वैन नो वन वॉज वॉचिंग, जब कोई भी नहीं देख रहा था। यानी कि जब कोई भी नहीं देख रहा था तो उस चाइल्ड ने क्या किया? जो कुकीज़ थे वो चुरा कर क्या कर लिया? खा लिया। ओके, तो यहाँ पे क्लैंडेस्टाइनली क्या आपने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि क्लैंडेस्टाइनली का मतलब होता है कोई चीज़ अवैध तरीके से लेना, गैर कानूनी तरीके से लेना। तो चोरी करना क्या हो गया? गैर कानूनी तरीका हो गया, अवैध तरीका हो गया। दैट्स वाई क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि गैर कानूनी हो, यानी कि कानून के खिलाफ हो, कानून के अकॉर्डिंग ना हो, लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। दैट इज कॉल्ड क्लैंडेस्टाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? फर्टिव एंड बैकस्टेयर्स। सो फर्टिव एंड बैकस्टेयर्स इसके सिनोनिम्स होते हैं। फर्टिव एंड बैकस्टेयर्स का मतलब यही होता है कोई चीज़ गैर कानूनी होना, यानी कि अवैध होना। बैकस्टेयर्स यानी कि पीछे जाके छुप के कोई काम करना। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग बहुत ईजी है, आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अवैध होना, गैर कानूनी होना। एंड ये क्या होता है गाइस? एडजेक्टिव होता है। सो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करना होता है, और एडवर्ब की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। क्लैंडेस्टाइनली का यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैसे इसका यूज़ किया, एडवर्ब की तरह किया हुआ है, यानी कि किस तरीके से जो मैनर है उसका, यानी कि कोई चीज़ चुराई है तो वो किस तरीके से चुराई है? क्लैंडेस्टाइनली चुराई है। तो यहाँ पर ये जो क्लैंडेस्टाइनली है एक तरह से वर्क कर रहा है, किस तरीके से? आपका एडवर्ब की तरह से यहाँ पे इसका वर्क हो रहा है। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लैंडेस्टाइन का मतलब आपने देख लिया, और इसी एडजेक्टिव की तरह इसका यूज़ किया जाता है, एंड इस तरह से क्लैंडेस्टाइनली की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेजोरेटिव। तो पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? पेजोरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो अपमानजनक होना, यानी कि नेगेटिव होना, डिस्परेजिंग होना। कैसी चीज़? जो नेगेटिव है, डिस्परेजिंग है, यानी कि अपमानजनक है, उसे बोलते हैं पेजोरेटिव। हाई स्टूपिड इज़ अ पेजोरेटिव ग्रीटिंग। अगर आप किसी को बोलते हो हाई स्टूपिड, तो ये क्या है? अगर आप किसी को हाई स्टूपिड बोल रहे हो, स्टूपिड बोल रहे हो किसी को, तो वो एक अपमानजनक तरीका है बुलाने का किसी को, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं पेजोरेटिव, यानी कि कोई अपमानजनक तरीका, उसको बोलते हैं क्या? पेजोरेटिव। ठीक है। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पेजोरेटिव ग्रीटिंग लिखा है। ग्रीटिंग क्या हो गया? नाउन। पेजोरेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। ठीक है। सो इस तरीके से एज एन एडजेक्टिव हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया। आप देख सकते हो सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं? डेप्रिकेटरी एंड लिबलेस। क्या होता है? डेप्रिकेटरी एंड लिबलेस, इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ जो कि अपमानजनक होना, यानी कि सम्मानजनक ना होना। ठीक है।
सो आई होप दिस इज क्लियर। यानी किसी चीज़ का नेगेटिव होना, डिस्परेजिंग होना, डेप्रिकेटरी होना, लिबलेस होना, दैट इज कॉल्ड अपमानजनक यानी कि पेजोरेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डेप्रिकेटरी को भी याद रखिएगा, न्यू वर्ड है। लिबलेस को भी याद रखिएगा, न्यू वर्ड है। पेजोरेटिव को भी याद रखिएगा, पेजोरेटिव आपका अपमानजनक, डेप्रिकेटरी, लिबलेस, डिस्परेजिंग, इन सभी का मतलब होता है अपमानजनक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए इसका मतलब होता है अपहेवल, नेचुरल चेंज, चेंज इन फॉर्च्यून, यानी कि एक तरह का नेचुरल चेंज आ जाना या फिर फॉर्च्यून चेंज हो जाना एंड घुमाव आ जाना, एक तरह से फेर आ जाना। यानी कि मान लो किसी की एकदम से किस्मत का पलट जाना, किसी की एकदम से ही किस्मत का पलट जाना, उसे कहते हैं विसिट्यूड। यानी कि लॉसेज एवरीथिंग वॉज शोन इन एवरी काइंड ऑफ विसिट्यूड, यानी कि लॉसेज एवरीथिंग यानी कि कोई पर्सन अमीर है और एकदम से उसने सब कुछ लॉस कर दिया, एकदम से उसका इतना बड़ा लॉस हो गया कि वो कंगाल हो गया, उसे कहते हैं एक तरह से विसिट्यूड। यानी कि एकदम से चेंज हो जाना, सब कुछ चेंज हो जाना, उसे बोलते हैं विसिट्यूड। यानी कि अपहेवल हो जाना, एक तरह से नेचुरल चेंज, चेंज इन फॉर्च्यून। ठीक है, किसी की फॉर्च्यून में चेंज हो जाना, यानी किसी की किस्मत कभी क्या थी और अब क्या है। ठीक है, इन दिस सेंस वी कैन यूज दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस। नाउ एज यू कैन सी विसिट्यूड क्या है, नाउन है, और ऑफ के बाद हमने विसिट्यूड का यूज़ किया है गाइज। और मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन की तरह विसिट्यूड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने नाउन की तरह विसिट्यूड का यूज़ किया है। अब देखिए सिनोनिम्स, वैसिलेशन एंड फिकलनेस। वैसिलेशन एंड फिकलनेस क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। इनका मतलब ये होता है किसी चीज़ में एकदम से नेचुरल चेंज आ जाना, यानी कि फॉर्च्यून में चेंज हो जाना, अपहेवल आ जाना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वैसिलेशन एंड फिकलनेस, इसको भी आप याद रखिएगा, विसिट्यूड को याद रखिएगा। विसिट्यूड हो गया, वैसिलेशन हो गया, फिकलनेस हो गया। ठीक है, अपहेवल, नेचुरल चेंज, चेंज इन फॉर्च्यून, ये सभी वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा है। देखिए ऑफ के बाद इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अंशियस। अंशियस का मतलब क्या होता है, देखिए खुशामदी, जोशीला, यानी कि बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली इनसिंसियर, यानी कि किसी पर्सन का लिटरली एंड फिगरेटिवली कैसा होना, इनसिंसियर होना। कैसा होना, इनसिंसियर होना, यानी कि सिंसियर ना होना, उसे बोलते हैं। ठीक है, सो यानी कि इनसिंसियर कोई पर्सन होगा तो वो कैसा होगा, जोशीला होगा, यानी कि एक तरह से किसी की बात नहीं मानेगा, अपने ही काम करेगा। एंड खुशामद यानी कि जो खुशामद करवाता हो। ठीक है, सो इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए किस तरीके से यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेल स्पाइस्ड एंड स्लाइटली स्वीट विद एन अंशियस टेक्सचर फ्रॉम कोकोनट मिल्क। ठीक है, सो गाइस अंशियस का एक और मीनिंग होता है और वो ये होता है किसी पर्सन का चिकनी चुपड़ी बात करना, यानी कि ऑफ अ पर्सन एक्सेसिवली और इनग्रेटिंगली फ्लैटरिंग होना, ऑयली होना। ठीक है, सो इनग्रेशिएटिंगली किसी पर्सन का फ्लैटरिंग होना, यानी कि एक तरह से चिकनी चुपड़ी बात करना, उसे कहते हैं अंशियस। ठीक है, तो यानी कि किसी की खुशामद करता हो अगर कोई पर्सन, उसे कहते हैं क्या, अंशियस। और इसका एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है लाइक किसी के अंदर जोशीलापन होना। ठीक है, जोशीलापन होने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एफ्यूजिव दिया हुआ है, इसका मतलब भी जोशीलापन होता है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि जोश से भरा हुआ है, उल्लास से भरा हुआ है, यानी कि हिलेरियस है कोई पर्सन, एफ्यूजिव है, रेटोरिकल है। ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को ग्रैटिट्यूड के साथ, प्लेजर के साथ, ठीक है, अप्रूवल के साथ, एंड बिना रुके मैनर में, इस तरह से, एंड दिल से बिल्कुल कोई अगर अपनी फीलिंग्स को और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, प्लेजर को एक्सप्रेस करता है, तो उसे कहते हैं क्या, एक तरह से अंशियस भी कहते हैं, एंड इसके अलावा एफ्यूजिव भी कहते हैं। ठीक है, सो ये तीन मीनिंग मैंने आपको बताए। एंड अंशियस जो है वो उसका मतलब होता है पूरा मैंने आपको जो बताया, और वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एक तरह के किसी पर्सन का इनसिंसियर होना, यानी कि कोई पर्सन ऐसा जो कि फ्लैटरिंग हो। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बात करने वाला। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में क्या हो गया, खुशामदी या जोशीला। जैसे कि मैंने आपको बताया खुशामद करना किसी की, यानी चिकनी चुपड़ी बात करना। जोशीला यानी कि अपनी बात को दिल से किसी के सामने रखना। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होता है। दिस इज़ वेल स्पाइस्ड एंड स्लाइटली स्वीट विद एन अंशियस टेक्सचर फ्रॉम कोकोनट मिल्क, यानी कि ये जो चीज़ है वो क्या है, वेल स्पाइस्ड है, यानी कि अच्छे से इसमें स्पाइस डाला गया है, एंड स्लाइटली स्वीट भी है, यानी कि थोड़ी सी स्वीट भी है, यानी कि कोई चीज़ थोड़ी सी स्पाइसी भी होना और थोड़ी सी स्वीट भी होना। विद एन अंशियस टेक्सचर फ्रॉम कोकोनट मिल्क, और उसमें जो है एक अंशियस टेक्सचर भी है फ्रॉम कोकोनट मिल्क, यानी कि एक तरह से जोशीला टेक्सचर, यानी कि कहने का मतलब कोई ऐसा टेक्सचर जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। और सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्वियस एंड इफ्यूजिव।
ठीक है। सो ऑब्जेक्वियस एंड एफ्यूजिव क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। इनका मतलब भी यही होता है एक तरह से किसी का, ऑब्जेक्वियस का मतलब होता है किसी पर्सन का चापलूस होना, एंड एफ्यूजिव का मतलब होता है किसी पर्सन का जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्लेजर और अप्रूवल इन एन अनरेस्ट्रेंड और हार्टफेल्ट मैनर, दैट इज कॉल्ड एफ्यूजिव। एंड ऑब्सेक्वियस का मतलब हमने देख लिया, ऑब्सेक्वियस का मतलब होता है किसी पर्सन का कैसा होना, चापलूस होना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सो एज एन एडजेक्टिव हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दिस इज वेल स्पाइस्ड एंड स्लाइटली स्वीट विद एन अंशियस टेक्सचर फ्रॉम कोकोनट मिल्क। सो यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर है वो एज ए नाउन वर्क कर रहा है, और जो अंशियस है वो एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने आज के जो जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं आपको करा देती हूँ इन सभी वर्ड्स का रिवीजन, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को कभी ना भूलो। सो सबसे पहले वर्ड्स हमने क्या किया था, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि डिफिकल्ट हो, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, यानी कि कठिन हो, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट मीनिंग मैंने आपको बताया चेरिज्मा। चेरिज्मा का मतलब होता है किसी के अंदर प्रतिभा होना, कोई जलवा होना, यानी कि किसी के अंदर एक मैजिकल एबिलिटी होना, किसी को अट्रैक्ट करने की और इंस्पायर करने की, उसे बोलते हैं चेरिज्मा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कंसिलेटरी। कंसिलेटरी का मीनिंग होता है समझौता करना, ठीक है, समझौताकारी होना किसी चीज़ का, यानी कि मेकिंग पीस, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल, तो दैट इज कॉल्ड कंसिलेटरी, यानी कि समझौताकारी। एंड डेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, हताश होना, आशाहीन होना, यानी कि एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड होना, दैट इज कॉल्ड डेस्पोंडेंट। इफ एनी पर्सन इज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड दैन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डेस्पोंडेंट, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हताश कहते हैं, आशाहीन कहते हैं। इनकैंडिसेंट का मतलब क्या होता है, गिविंग ऑफ हीट और लाइट, यानी कि किसी पर्सन का या किसी थिंग के केस में अगर हम लें तो कोई थिंग जो कि हीट देती हो या फिर लाइट देती हो उसे कहते हैं इनकैंडिसेंट। इसके अलावा कोई पर्सन जो कि ब्रिलियंट हो उसे भी हम कह सकते हैं इनकैंडिसेंट, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जोशीला कहते हैं, चमकीला कहते हैं। नेक्स्ट था इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि मैचिंग की ना हो, यानी कि मिसमैच हो, उसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुअस, यानी कि नॉट हार्मोनियस, नॉट कंसिस्टेंट एंड बेतुका होना, बेमैल होना, इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गाइस, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ अवैध होना, गैर कानूनी होना, यानी कि इलीगल होना, सो दैट इज कॉल्ड क्लैंडस्टाइन, ठीक है। इलीगल होना कोई चीज़ जो उसे बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। एंड पेजोरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो अपमानजनक हो, ठीक है। इफ समथिंग इज डिसरेस्पेक्टफुल दैट विल बी कॉल्ड पेजोरेटिव, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। एंड इसके अलावा पेजोरेटिव को और क्या क्या बोल सकते हैं, डिस्पैरेजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था विशिट्यूड। विशिट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था अब हैवल, यानी किसी पर्सन के चेंज में एकदम से ही किसी की फॉर्च्यून में एकदम से चेंज आ जाना, यानी कि मान लो कोई अमीर पर्सन है, रिच पर्सन है, उसका सब कुछ जो है एकदम से लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड विशिट्यूड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। विसिट्यूड का मतलब होता है एकदम से फॉर्च्यून में चेंज हो जाना, चेंज इन फॉर्च्यून, दैट इज कॉल्ड विसिट्यूड, ओके। नेक्स्ट होता है अंशियस। अंशियस का मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब होता है बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली, यानी कि इनसिंसियर होना। तो इसके तीन मीनिंग थे। एक तो ये कि मैंने बताया था कोई पर्सन जो कि खुशामदी, यानी कि एक तरह से चापलूस हो, ठीक है, फ्लैटरिंग हो कोई पर्सन। एंड दूसरा पर्सन ये कि कोई पर्सन जो इनसिंसियर हो एंड इसके अलावा कोई पर्सन जो जोशीला हो। जोशीला यानी कि किसी पर्सन का ऐसा होना जो कि अपने जो बात है, यानी कि अपने जो फीलिंग्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड के साथ, प्लेजर के साथ किसी के सामने रखे, दैट इज कॉल्ड जोशीला, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड अंशियस का मीनिंग भी हमने देख लिया, एंड इस तरह से हमने सारे वर्ड्स का रिवीजन भी कर लिया है और सभी वर्ड्स को समझ भी लिया है। एक दो बार अगर आप इन सभी वर्ड्स का फिर से रिवीजन करेंगे तो आपको इन सभी वर्ड्स को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एग्जाम में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप बिंदास इन्हें कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में क्विजेस होती हैं, क्विजेस अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे मेरे ग्रुप पे एंड चैनल पे, जहाँ पे ज्वाइन करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है एंड आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए वोकैबुलरी की लाती रहूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको अगर कोई डाउट है इसमें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। द हिंदू की वोकैबुलरी में 8 बजे से पहले अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा 5 बजे लाइव सेशन होता है, तो आप लाइव क्विज सेशन में अभी तक नहीं आए हो तो आप आ सकते हो। 5 बजे का जो लाइव क्विज सेशन है वो बिल्कुल 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सभी की डाउट्स क्लियर करते हैं और क्विज में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो आप आ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज आज के 5 PM लाइव सेशन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।